although no one can go back and make a brand new start, but anyone can start now and make a brand new ending. इस सेंटेंस का अर्थात कोई भी वापस जाके एक ब्रांड न्यू स्टार्ट तो नहीं दे सकता है, बट कोई भी स्टार्ट कर सकता है अभी से और एक ब्रांड न्यू एंडिंग जरूर दे सकता है. With this very beautiful words stated, I once again welcome you all the learners in my platform, Learners in Academy. I hope you all had watched out the very first trailer of this channel, and if yet not, please watch out. So let's get introduced with your subject, physics. What actually physics is, what does it signifies and has an importance. Generally we study science. हम लोग science पढ़ते हैं and science has come from the Latin word scientia, which signifies, जिसका मतलब होता है to know. Interestingly, the physics word has been originated from the Greek word physis. जो हमारा physics word है वो एक Greek word physis से आया है, जिसका मतलब होता है nature. On the other hand, संस्कृत में हम इसको भौतिकी भी कहते हैं. So let's get introduced with your समझने के लिए जैसे साइंस की अलग अलग ब्रांचेस हैं. हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी. ऐसे ही एक साइंस की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स. अगर हम बात करें द जनरल डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. इट ऑल्सो स्टडीज द मैटर, देयर इंट्रैक्शंस, एनर्जीज एसोसिएटेड विद इट. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिजिक्स को हम नेचर और नेचुरल फिनोमेना की स्टडी के लिए कैसे यूज कर सकते हैं. नेचर में बहुत सारे फिनोमिनास अकर होते रहते हैं. फॉर एग्जांपल रेनबो फॉर्मेशन. आप लोगों ने देखा होगा रेनबो फॉर्मेशन में 7 कलर्स ओरिजिन होते हैं, तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है. स्टार्स ट्विंकल करते हैं. स्काई का कलर ब्लू है. और फिनोमिना ऑफ लाइटनिंग, जनरली लाइटनिंग हमने देखा हुआ है, बादल गरजते हैं, अ फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन. तो इन सब का लॉजिक, हम इन सब के रीजंस किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? इन अ फिजिक्स, विद अ प्रॉपर रीजन, विद अ प्रॉपर हैपनिंग ड्यू टू विच द फिनोमिना इज कॉज्ड. एज पर एज द नेचर कंसर्न, कि फिजिक्स में हम किसी भी फिनोमिना का नेचर को कैसे स्टडी करते हैं, तो नेचर में यूनिवर्स का बर्थ, यूनिवर्स में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स, उनकी एनर्जीज और एसोसिएटेड एनर्जीज के साथ साथ उनमें लगने वाले फोर्सेस, इन तमाम सारी चीज़ों को भी हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं, विच इज टर्म्ड एज फिजिक्स. आइए आपसे एक बात शेयर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों ने जनरल एक टर्म देखा होगा, जब भी हम किसी फ्रिज से या रेफ्रिजरेटर से एक ठंडी बॉटल, पानी की एक ठंडी बॉटल को बाहर निकालते हैं, देन इट गेट्स एट इट्स नॉर्मल टेम्परेचर. वो ठंडा पानी एक रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है. सिमिलरली अगर हम किसी गर्म चाय को, एक कप में हमने गर्म चाय रखी और उसको हमने बाहर रख दिया सराउंडिंग्स में, तो वो गर्म चाय इक्विलिब्राइज्ड हो जाती है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे अपना जो टेम्परेचर होता है वो ऑब्टेन कर ले जाती है. तो नेचर में एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन लॉज. हमारे नेचर में हर एक चीज लॉ के नेचर के अनुसार होती है. एवरीथिंग हैज टू बी स्टेबल. कोई भी चीज एक्सट्रीम नहीं हो सकती है. जैसे ठंडा पानी नॉर्मल हो गया, गरम चाय हमारी नॉर्मल टेम्परेचर पे आके एक इक्विलिब्राइज्ड हो गई, ऐसे नेचर हमारा हमेशा हर एक चीज को बैलेंस करता है. तो इन्हीं सब चीजों को हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं, एक साइंस की ब्रांच दैट इज टर्म्ड एज फिजिक्स.
चलिए, अभी तक हमने फिज़िक्स के बारे में अलग अलग तमाम सारी बातें कर ली। अब हम जानते हैं कि फिज़िक्स की कितनी टाइप की ब्रांचेस हैं, मींस फिज़िक्स कितने टाइप में क्लासिफाइड है। तो फिज़िक्स की अगर बात करें तो फिज़िक्स हमारी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक क्लासिकल फिज़िक्स और दूसरी क्वांटम फिज़िक्स। आई रिपीट, first branch of the physics could be classified as classical physics and second branch is your quantum physics. अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो हमारा एरा था फ्रॉम 1600 टू 1900 सेंचुरी। जितनी भी रिसर्च, जितने भी ऑब्जेक्ट्स के मोशन को, उनकी एनर्जीज को हमने क्लासिफाई किया, वो क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच में हमने इसको कैटेगराइज किया। जितनी भी रिसर्चेज हुई विद इन द मेडिवल पीरियड 1600 सेंचुरी टू 1900 सेंचुरी, ये हमने सब के सब मोशन ऑफ प्लैनेट हो गया, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए, लॉज ऑफ मोशन लगा दिए हमने न्यूटन के। तो ये सब चीज़ों को, जो मैक्रोस्कोपिक बॉडी, जिन बॉडीज़ का साइज बहुत बड़ा होता है, इनको हमने क्लासिकल फिजिक्स की कैटेगरी में रख दिया। सिमिलरली आफ्टर 1900 सेंचुरी, उन पार्टिकल्स के लिए जो फिजिक्स अप्लाई हुई, जिनका साइज, शेप, स्ट्रक्चर बहुत छोटा है, जिनको हम इजीली नेकेड आई से व्यू नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, उनकी स्टडी के लिए, उनके मोशन के लिए, उनके बिहेवियर के लिए जो हमने फिजिक्स अप्लाई करना या कैटेगराइज किया, उसके लिए हमने इस ब्रांच को रखा क्वांटम फिजिक्स। तो आफ्टर 1900 सेंचुरी, all the laws, all the classifications or research done over the bodies, microscopic bodies, are categorized in quantum physics। और एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों से हम शेयर करेंगे कि क्वांटम फिजिक्स को हम मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। इसको मॉडर्न फिजिक्स इसलिए कहते हैं बिकॉज वी आर इन 20th सेंचुरी। हम लोग एक 20th सेंचुरी के एरा में हैं, और आफ्टर 19th सेंचुरी क्वांटम फिजिक्स अप्लाई होना स्टार्ट हो गई थी। तो मॉडर्न फिजिक्स हम कहेंगे आपकी एक क्वांटम फिजिक्स है, और ओल्ड फिजिक्स की जो कैटेगरी होगी दैट इज योर क्लासिकल फिजिक्स। So it was a quite learning and interesting fact that to share that the classification of physics is divided into two categories. Number one is your classical physics from the era 1600 to 1900 century, and number two is your quantum physics, which is developed from the area later on era 1900 century. I hope you understand the branch of physics, and sub branches of classical physics and quantum physics are also there, which we will discuss later on. Okay, जैसा भी हम लोगों ने समझा कि फिजिक्स आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड है, क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स की भी सब ब्रांचेस हैं या ब्रांचेस हैं। दीज आर क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। सिमिलरली क्वांटम फिजिक्स भी आपका डिवाइडेड है इनटू द ब्रांचेस: क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम स्टैटिक्स, quantum electrodynamics and quantum field theory. Although quantum statics and quantum field theory are special theory and general theory of relativity, these can be categorized. Let us understand with this concept later on. For then, okay learners, I hope you now had listened very carefully all about the taught lessons. Physics is generally about the great inventions, and the great inventions are always done by some innovators. फिजिक्स की ब्रांचेस को और ज़्यादा डिस्क्राइब या ब्रीफली पढ़ने से पहले आइए हम लोग कुछ चीज़ों को जानते हैं। हु डिस्कवर्ड एंड व्हाट आर द डिस्कवरीज मेड बाय द इन्वेंटर्स एंड नोन।
It was quite interesting to know na, about the scientists, their innovations, and their respective fields for which they are known. Now let's continue with our topic, the branches and sub-branches of physics. As before the introduction of scientists, we were discussing about the branches and sub-branches. So in classical physics, number one branch consists of classical mechanics. Classical mechanics is one of the branch of classical physics. क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में या उन बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं जिनका साइज बहुत ही लार्ज है, उनके ऊपर कितने टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं और उनसे रिलेटेड कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है. तो इन सब चीज़ों को हम क्लासिकल मैकेनिक्स की ब्रांच में पढ़ते हैं. देयरफॉर इट इज सेड दैट क्लासिकल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स आपकी क्लासिकल फिजिक्स की एक ब्रांच है विच डील्स विद द मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में, मीन्स लार्जर बॉडीज जो होती है उनके मोशन के बारे में पढ़ती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, जब फोर्स प्रेजेंट हो. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मल्टीपल ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सो प्लैनेट्स का मोशन हम किस ब्रांच में पढ़ेंगे? हम लोग इसको पढ़ेंगे अंडर द ब्रांच क्लासिकल मैकेनिक्स. इंटरेस्टिंगली एक नोट लिखा हुआ है इसके ऊपर, दैट इन क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर अप्लाइड. कहने का मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम अप्लाई करते हैं जिनका साइज स्ट्रक्चर बहुत लार्जर है, और इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटोनिक मैकेनिक्स है, हम इसको अप्लाई करते हैं. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड न्यूटन्स third law. So all the Newton's law of motion and Newton's law are also applicable. Further, second branch of classical physics consists of classical thermodynamics. Classical thermodynamics classical physics की एक ब्रांच है जो thermodynamical properties, जैसे किसी भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, उस मैक्रोस्कोपिक बॉडी मतलब जो लार्ज बॉडी है उसके अंदर कुछ वॉल्यूम होगा, उसका कुछ टेम्परेचर होगा, उस बॉडी की कुछ पर्टिकुलर एनर्जी होगी, तो ये जो और प्रेशर भी होगा साथ साथ. तो ये जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एनर्जी है जो एसोसिएट है एक लार्ज बॉडी के साथ, इनको हम थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं. तो ये थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम किसी ब्रांच में पढ़ते हैं उस मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए, तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स कॉल्ड क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स. समझने के लिए अगर हमारे पास मान लेते हैं दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का टेम्परेचर हायर है, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर लोअर है, जो लार्जर बॉडीज हैं काफ़ी, हम इन दोनों बॉडीज को एक कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं. इसके बाद जो टेम्परेचर होगा वो फ्लो करेगा आपका द बॉडी हैविंग लार्जर टेम्परेचर टू बॉडी हैविंग लोअर टेम्परेचर. सो थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज़ के रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं हम, दो बॉडीज के टेम्परेचर को रिलेट कर रहे हैं आपस में, तो ये हम पढ़ेंगे अंडर द ब्रांच क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स. ऐसे ही थर्ड ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स हमारे पास है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स. इस ब्रांच में जनरली हम मैक्रोस्कोपिक बॉडी के फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, कितने टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं और उनके फील्ड्स के इंटरेक्शन कैसे कैसे होते हैं. समझने के लिए हमने क्लास 9th और 10th में या सिलेबस में फिजिक्स के पढ़ा हुआ है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हैं, और अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो ये मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करती हैं उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर. तो कहने का मतलब यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन ओवर द मैग्नेटिक फील्ड, या आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ओवर द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. और इस ब्रांच ऑफ स्टडी को हम करते हैं अंडर द क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स. Electrodynamics name suggests itself. Electro means electricity, means charge, means
any electric field is present, effect of electric field, and dynamics means motion. So motion of any charge or any conductor under the effect of magnetic field could be categorized as classical electrodynamics. ऐसे हम लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स के तीनों क्लासिफिकेशंस को पढ़ लिया. उसके अंदर दो ब्रांचेस आती हैं क्लासिकल फिजिक्स में, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स एंड क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स. अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को इस बेसिस पर, इनकी थ्योरीज के ऊपर हमने फिजिक्स के जितने भी फिनोमिनाज हैं उनको कैटेगराइज किया और सक्सेसफुली हमने इस ब्रांच को एक नाम दिया क्लासिकल फिजिक्स. But there is always some disadvantages of the theories which could not satisfy every aspects. So ऐसे ही क्लासिकल फिजिक्स के भी कुछ अपने ड्रॉबैक्स थे जिसने एक जन्म दिया एक नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स. Before starting quantum physics explanation, I would like to discuss some of the drawbacks of the classical physics. Classical physics उन ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल थी जिनका साइज स्ट्रक्चर काफ़ी लार्ज है और उनको हम अपनी आँख से ईजिली देख सकते हैं, फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जिनको हम कहते हैं. बट उन ऑब्जेक्ट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई जिनका साइज स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा है. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम. इनको एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरीज एप्लीकेबल नहीं हो पाई साबित. सेकेंडरी, रदरफोर्ड मॉडल जो एटॉमिक मॉडल आया था, उन्होंने प्रपोज किया था, ही कुड नॉट एक्सप्लेन दैट एटॉमिक मॉडल सक्सेसफुली. अनदर पॉइंट वाज द नेचर ऑफ लाइट. जो लाइट के दो ड्यूअल नेचर है, अभी तक हमको पता है फिजिक्स में, समटाइम्स इट एक्ट एज अ वेव नेचर, इट एक्ट एज अ पार्टिकल नेचर. तो ये क्लासिकल फिजिक्स में इसको हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाए थे. जो हमको ड्यूअल नेचर पता चला, ये हमको क्वांटम मैकेनिक्स में आकर बात मालूम चली. सिमिलरली एक एस्पेक्ट ड्रॉबैक इसका और था कि जो मैक्सवेल की इक्वेशन थी वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाई और ना ही ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा पाई. तो देयर वर सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स which gave birth to the new era of physics और classification of physics, जिसको हमने नाम दिया क्वांटम फिजिक्स. और क्वांटम फिजिक्स को हम आज मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं. आफ्टर द एरा ऑफ 1900 सेंचुरी इस फिजिक्स को हमने एक न्यू तरीके से ऑब्जर्व किया और इनके पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करने के लिए सर्टेन थ्योरीज वर फॉर्मुलेटेड विद द सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द साइंटिस्ट. सो लेट्स स्टडी अबाउट quantum physics. तो जैसा कि हमने जाना, क्लासिकल फिजिक्स उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है जिनका साइज स्ट्रक्चर काफ़ी लार्ज है, उनके मोशन के बारे में पढ़ते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स. सिमिलरली हमारे पास यूनिवर्स में कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जिनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर इतना छोटा है कि हम उसको ईजिली अपनी आंखों से नहीं देख सकते. फॉर दैट पार्टिकल्स क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स वहाँ पर आपकी फेल हो जाती है और यहाँ पर उन पार्टिकल्स की स्टडी हम करते हैं अंडर क्वांटम फिजिक्स. सो क्वांटम फिजिक्स में उसकी पहली ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में. माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे जिनका साइज स्ट्रक्चर बहुत छोटा हो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. इनकी हम स्टडी करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स. कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर इन पर एक्ट हो रहा हो तो इनका मोशन कैसे होगा, कैसे ये बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स फॉर एग्जांपल. तो इन सब चीज़ों पर जितना भी फोर्स लग रहा है ऐसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिनका साइज बहुत छोटा है, इनको हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं एंड द ब्रांच कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स. द पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज दैट कि न्यूटोनिक मैकेनिक्स जो क्लासिकल आपकी मैकेनिक्स है उसमें न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, क्योंकि
न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन उन्हीं के लिए वैलिड हो सकते हैं जिनका साइज स्ट्रक्चर काफी ज्यादा है, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स द साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, सो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कैन नॉट बी अप्लाइड ओवर दिस मैकेनिक्स. The second branch of the quantum physics is special and general theory of relativity. It is the one of the most very important aspect of quantum physics because it has certain significances. Special theory of relativity जो आपकी है वो एक डील करती है उन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए जो मूव करते इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से. ये इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं ये हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे ब्रीफली, बिकॉज इट आर वाइडर एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक्स. बट अभी के लिए जानने के लिए हम ये मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स का साइज स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है. अगर वो ऐसा कोई पार्टिकल है तो उनके लिए जो मैकेनिक्स लगेगी यहाँ पर ये आपकी लगेगी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. फॉर एग्जाम्पल फोटोन, electron. तो electron or photon is a relativistic particle because it can move with the speed of light. इनका structure size इतना छोटा है कि ये light की speed के accordingly ये लोग travel कर सकते हैं. So, but generally it does not happen in ideal conditions. Although special theory of relativity is the study of objects that are moving with the inertial frame of reference. Although एल्बर्ट आइंस्टीन, सर एल्बर्ट आइंस्टीन की एक वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे पास, E इज इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर. तो ये इक्वेशन सिग्निफाई करती है दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड इक्विवेलेंट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. अंडर दिस थ्योरी सर एल्बर्ट आइंस्टीन ऑल्सो एक्सप्लेन्ड द रिलेटिविस्टिक नेचर ऑफ लाइट. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमको लाइट के यहाँ पर दो नेचर मालूम चलते हैं. दैट इज लाइट हैज ड्यूअल नेचर, मीन्स इट हैज पार्टिकल नेचर एज वेल एज इट हैज वेव नेचर. जहाँ पर इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ये सब फिनोमिनाज होते हैं वहाँ पर हम लाइट को एज अ वेव मानते हैं. जहाँ पर पार्टिकल नेचर हमें कंसिडर करना होता है, फॉर एग्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहाँ पर हम लाइट का नेचर एज अ पार्टिकल मानते हैं. ये आने वाले लेक्चर्स में हम इसको टॉपिक को कवर अप करेंगे, व्हाट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. फर्दर ऑन, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज आल्सो कंसर्न्ड विद द ग्रेविटी. जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ग्रेविटी से कंसर्न्ड है एज अ फंडामेंटल फोर्स नेचर प्रपोज्ड बाय सर एल्बर्ट आइंस्टीन in 1950. And this theory only specializes or generalizes the concept of special theory of relativity, nothing else new. Last but not the least, the very last branch of the quantum physics is your quantum field theory. इस थ्योरी में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्लासिकल फील्ड थ्योरी कंबाइंडली इन थ्योरीज को हम इंटीग्रेट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं ऑफ अ बिहेवियर ऑफ अ पार्टिकल, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का बिहेवियर, उसका मोशन और कंडीशन, सेवरल कंडीशंस यूजिंग दीज इंटीग्रेटेड लॉज. तो इस थ्योरी को हम जनरली कैटेगराइज करते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ क्वांटम फिजिक्स कॉल्ड क्वांटम फील्ड थ्योरी. Once again, I am repeating the very important aspects of these classifications of theories that for the classical mechanics or classical physics, quantum laws could not be applicable because quantum laws are always applicable for the microscopic scale. उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग सकता है जिनका स्केल बहुत छोटा है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन. सिमिलरली जो न्यूटोनिक लॉज ऑफ मोशन है वो क्वांटम फिजिक्स में अप्लाई नहीं हो सकते. जैसे क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज न्यूटोनिक मैकेनिक्स में अप्लाई नहीं हो सकते, वैसे न्यूटोनिक मैकेनिक्स के लॉज क्वांटम फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई नहीं हो सकते. दीज आर सर्टेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स.
I hope with the introduction of these very brief description to know about your subject is an important aspect before understanding, before coming up to the platform where we could teach, we could talk about the certain theories of physics, but it's very important aspect that you should know about your subject so that you can get aware of the different philosophies and inventions made for the purpose. At the very last, I would like to share you all an interesting domains. Do you know that the father of classical mechanics is awarded to Sir Isaac Newton, and he won the Nobel Prize in 2004 as a great physicist. Second interesting fact is that Sir Isaac Newton, Sir Albert Einstein, and Sir Galileo Galilei are called father of physics in the Western culture. The third important aspect, father of nuclear physics, is awarded to Sir Ernest Rutherford. And to very well renowned scientist we know about, the father of modern physics, that is quantum physics, is awarded to Sir Albert Einstein. Dear learners, this was all about to know my subject physics. I hope that you all have enjoyed a lot and you come to know more about your subject physics efficiently. Your valuable comments and suggestions are always welcome on this platform. Please like and share this channel for more updates. Stay tuned, stay learning, keep learning and growing. Thank you. Dear learners, this was all about to know my subject physics. I hope that you all have enjoyed a lot and you come to know more about your subject physics efficiently. Your valuable comments and suggestions are always welcome on this platform. Please like and share this channel for more updates. Stay tuned, stay learning, keep learning and growing. Thank you.